Hi everyone, I am Payal and I welcome you all at Olive Board wherein we share a lot of useful content with all of the aspirants here. So आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अलग और इंटरेस्टिंग रहने वाला है. We are making this video for those aspirants who are going to appear for NPS examination this year. तो यहाँ पे NPS के रिगार्डिंग नाउ सिंस वी आर अपेयरिंग फॉर अ बॉडी विच इज़ NPS उसके ही रिगार्डिंग जो हमारा एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिकली एनपीएस है क्या. अगर एनपीएस के बारे में यू विल हैव नॉलेज देन ओनली एंड हु नोज दैट अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनपीएस ओनली, है ना. तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो भी यहाँ पे चेंजेस रहे हैं, जो भी यहाँ पे अपडेटेड सेक्शंस रहे हैं, अपडेटेड डेटा है, सो विल discuss entire thing here. We'll discuss theoretical knowledge also. We'll discuss what is NPS, what has been there. We'll discuss what are the changes that government is continuously making, what has its impact on our economy, what is its impact on our people of economy. So we'll discuss all these things, and along with that, taking care of the purpose, taking care of the interest of the aspirants, we have come up with some questions as well. तो questions भी solve करेंगे last में, but till then you have to stick with the entire video because this video is going to be very interesting and this video is going to be very beneficial for all of the aspirants here, and I think no one else has covered this on YouTube. So यहाँ पे basically purpose इस video का यही है कि NPS के बारे में जितना exam के related important है हम उतना ही cover करेंगे and will not cover from the purpose कि आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो. ठीक है, उसके लिए यू हैव अदर पीपल हु हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. बट हम किसके रिगार्डिंग, हम किस पर्सपेक्टिव से करेंगे कि आपको एनपीएस के लिए जानना कितना इंपॉर्टेंट है, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और एनपीएस के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो कितनी एरिया के अंदर अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. ठीक है, बट बिफोर दैट वन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज के जो ऑलिव बोर्ड है, वी आर सेलिब्रेटिंग वसंत पंचमी एंड we have brought for you a very good offer that is going to remain live till 3rd of February. करना आपको सिर्फ ये है, if you are an aspirant here who's preparing for all of the regulatory exams, then you have, what do you need to do? You have to apply a code which is celeb, and after you apply you will get flat 49% ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से जाके, अगर आपको इस साल, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, इस साल अपेयर करना चाहते हैं, तो फटाफट से जाके खुद को एनरोल कर लीजिए. नाउ कमिंग ऑन व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं नेशनल पेंशन स्कीम की बात करूं तो ये जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. ठीक है, क्या है ये? एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि किसका ध्यान रखती है? जो कि ध्यान रखती है आपकी ओल्ड एज का. ठीक है, नाउ एवरीवन वांट्स कि जब भी हम, नाउ एवरीवन वांट्स कि हम क्या करें, एक जॉब के लिए अपना पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है वो डिसाइडेड रहता है कि इतने टाइम बाद आप रिटायर हो जाओ. फिर उसके बाद हर एक जो एक इंडिविजुअल है वो यही चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी, मतलब जॉब खत्म करने के बाद भी, आफ्टर आई हैव गिवन माई मैनी ईयर्स इन माई जॉब, उसके बाद भी मेरे पास एक लग्जूरियस लाइफ हो, मेरे पास इतना सारा एक आई वुड से कि मेरे पास इतना कंफर्टेबल जो है वो चीज़ें रहे, बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इतनी मैं जो है अपने लाइफ में कंफर्टेबल रहूं कि आने वाले टाइम पे जब मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूं, मस्त अपना घूम सकूं, कुछ भी खाना खा सकूं, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं, मैं अपने वाइफ को गिफ्ट दे सकूं, मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सकूं, मैं अपने बच्चों को खुश रख सकूं. बट एक जो वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो जो सिक्योरिटी है, वो जो एक अश्योरेंस है, वो कहीं ना जाए. मतलब कि एक सिक्योर्ड पैसा मेरे को रिटायरमेंट के बाद भी आता रहे, आफ्टर आई हैव सर्व्ड, आफ्टर आई हैव गिवन सो मेनी इयर्स टू माय जॉब, उसके बाद भी मेरे पास एक सिक्योरिटी रहे. सो गवर्नमेंट सेज डोंट वरी, वी आर हियर फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु हैव बीन रिटायर्ड. सो यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो यही एश्योर करती है कि हम आपको सोशल सिक्योरिटी देंगे. जब आप बहुत सारे अपने साल दे देते हो एक पर्टिकुलर जॉब को आफ्टर यू गेट रिटायर्ड, तो उसके बाद भी आपको या तो आप पैसा लमसम में ले लीजिए, आपको एक इनकम सोर्स रहे ताकि आपको भी सिक्योरिटी रहे. ये किसका काम है ध्यान रखना? दैट इज अ वर्क और दैट इज अ टास्क ऑफ योर नेशनल पेंशन सिस्टम. नाउ दिस इज हाउ आई हैव सिंप्लीफाइड थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन इजिली रिलेट एंड यू कैन इजिली रिमेंबर. ठीक है, अब अगर मैं इसके लॉन्च ईयर की बात करूँ, सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2004. बेसिकली स्टार्टिंग में क्या करा गया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर एनपीएस, ओनली दोज वर अलाउड टू मेक टू कंट्रीब्यूट देयर इनकम इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम.
and there was an exception there as well, that the armed forces were not involved at that particular time. But after changes were made, and in 2009 what was done, it was decided कि we'll now include every citizen, will include even unorganized sectors as well. तो यहाँ पे changes करे गए थे, और 2009 में it was decided कि we'll include every citizen here. ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर हमारी स्कीम की, तो इट हैज बिकम योर पेंशन एज वेल एज योर इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट एज वेल. ठीक है, योर कम इन्वेस्टमेंट स्कीम एज वेल. सो इट इज योर पेंशन भी. ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जस्ट लाइक योर म्यूचुअल फंड सिस्टम, जहाँ पे आप क्या करते हो, अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो. आप इसको एक एज अ पेंशन सिस्टम भी ले सकते हो, कि मैं अपनी पेंशन तक, मतलब मैं अपनी रिटायरमेंट तक कॉन्टिन्यूस पैसा जो है वो डालूंगा. फिर उसके बाद जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं लमसम में अमाउंट ले लूंगा, या फिर मैं मंथली बेसिस पे रेगुलर इनकम जो है वो रखूंगी. ठीक है, बट यू कैन यूटिलाइज दिस एज इन द फॉर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एज वेल. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी बॉडी की, सो PFRDA इज योर रेगुलेटरी बॉडी विच इज योर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, अब जो PFRDA क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, एंड इट टेक्स केयर ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ NPS. ठीक है, एसेट्स अगर मैं बात करूं कि जो इसके एसेट्स हैं, जो फंड्स हैं, उनको कौन ऑन करता है, सो योर नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इज अ बॉडी विच ओन्स इट. मतलब आपके जो एसेट्स रहेंगे इसके अंदर, आपके जो फंड्स रहेंगे, उनको मैनेज करना रहेगा. ठीक है, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट कौन करता है, ये ट्रस्ट जो है इनको मैनेज करता है. ठीक है, अब नाउ आई टोल्ड यू कि इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज हु रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर NPS. फिर उसके बाद 2009 में क्या हुआ था, इट वाज ओपन फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन. अब इस टाइम पे भी 2004 में भी एक एक्सेप्शन थी कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, एक्सेप्ट योर आर्म्ड फोर्सेज. ठीक है, फिर उसके बाद थिंग्स वर चेंज, एंड ये क्या करा गया था हमारे 2009 में, जो है हर एक को इंक्लूड करने की बात जो है वो करी गई थी. अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट भी नॉन रेजिडेंट भी, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं. एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो 18 से लेकर 70 साल के बीच बीच में अगर आपकी एज ग्रुप है, तो यू विल बी एबल टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस सिस्टम. अब अगर मैं NPS के अकाउंट की बात करूं, तो ये ज्वाइंटली आप नहीं खोल सकते. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम पायल, तो यहाँ पे मेरे नाम का क्या रहेगा, एक अलग अकाउंट रहेगा. मेरे नाम से 2-3 अकाउंट जो है मैं नहीं खोल सकती. सो आई विल बी गिवन a different ID, 12 डिजिट्स उसके अंदर रहते हैं, तो मेरे पास डिफरेंट ID रहेगी, मेरे पास अपना डिफरेंट डेटा रहेगा. मैं अपने नाम से मल्टीपल अकाउंट्स भी नहीं खोल सकती हूँ, और ना ही मैं एक ज्वाइंट अकाउंट खोल सकती हूँ कि जो दो इंडिविजुअल्स या फिर मोर देन 2 इंडिविजुअल जो है वो संभाल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट्स रहेंगे. अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से रहते हैं, सो वी हैव टियर 1 अकाउंट, वी हैव टियर 2 अकाउंट. जो टियर 1 अकाउंट है, ये बेसिकली हमारा पेंशन अकाउंट रहता है. ठीक है, इसको बेसिकली और फेमसली, और टू मेक थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड इन मैनर, वी कॉल इट पेंशन अकाउंट. अगर मैं टियर 2 की बात करूं, सो ये बेसिकली हमारा रहता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, ये रहता है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब आने वाले हम स्लाइड्स में इसके बारे में और जानेंगे, बट प्रायर टू दैट अगर मैं हमारे ट्रस्ट की बात करूं, तो इसको एस्टैब्लिश करा गया था बाय PFRDA. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. एंड इसका काम क्या है कि ये हमारे एसेट्स को ऑन करता है, और जो हमारे फंड्स है उनको मैनेज करता है. सो बेसिकली अगर मैं पॉइंटर में लिखूं, तो इसका काम क्या है, ओन्स योर एसेट्स. ठीक है, एंड manages your funds. तो फंड्स को मैनेज करता है, एसेट्स को ये ऑन करता है. ठीक है, एंड दैट इज टेकन केयर बाय द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स ओनली. अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स है, उनके इंटरेस्ट को देखने में, ये जो है इनको इंटरेस्ट को, उनका बेस्ट इंटरेस्ट को जो टेक केयर है वो करी जाती है, सो दैट उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी चीज ना हो. ठीक है, now what is NPS trust? So it is the registered owner of all the assets under the NPS architecture and pension funds, but to purchase the securities on the behalf of the NPS trust. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, दैट इज योर PFRDA, ये रेगुलेट करता है और एडमिनिस्टर करता है हमारे NPS को अंडर दिस सेक्शन विच इज योर PFRDA एक्ट 2013. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, इसको जो है आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा NPS ट्रस्ट है, इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. ठीक है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. नाउ
अब इनका जो टास्क है वो अलग अलग रहते हैं, बट अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो दे आर अपॉइंटेड बाय पीएफआरडीए। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ योर एनपीएस ट्रस्ट, देन पीएफआरडीए इज द वन हु अपॉइंट्स देम, ठीक है। अब उसके बाद जो रिव्यू है, टू रिव्यू द मैटर्स ऑफ द एनपीआरएस, जो हमारा जो बोर्ड है, इट कन्वीन्स अ मीटिंग एवरी क्वार्टर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी मीटिंग है, जो हमारी रिव्यू मीटिंग है, वो रेगुलरली कितने दिन बाद या फिर कितने महीने बाद या फिर साल में कितनी बार होती है। सो इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी क्वार्टर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट होता है। तो सो पीएफआरडी इज द वन हु अपॉइंट्स वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द बोर्ड एज योर चेयरपर्सन, ठीक है। अब आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि चेयरपर्सन का नाम क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे एनपीएस ट्रस्ट के फंक्शंस की, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बहुत सारी हैं, बट हमने जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी वो ये थी कि एसेट्स को होल्ड करता है ना, एसेट्स को ओन करता है, एंड नेक्स्ट जो हमारे फंड्स हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है। फिर उसके बाद इट टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, कि वही चीजें, वही एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं जो कि इंटरेस्ट में है किसके, सब्सक्राइबर्स के। नेक्स्ट क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग योर पेंशन फंड्स एज वेल। ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है ये इंश्योर करता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज मेड बाय योर पेंशन फंड्स एज पर द इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस ओनली, ठीक है। एज पर द इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, जिनको कौन इशू करता है, पीएफआरडीए इज द वन हु इश्यूज देम। अब उसके बाद हमारी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको भी मॉनिटर करना किसका काम है, हमारे एनपीएस ट्रस्ट का काम है। और उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी जो करेक्टिव मेयर्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग वो भी कौन लेता है, एनपीएस ट्रस्ट ही लेता है। नेक्स्ट क्या है कि इट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरमीडियरीज बाय receiving and analyzing what the audited scheme financials, your internal audit reports, your inspection and the compliance reports and other related information also. अब जितना भी मार्केट में डेटा रहता है, डेटा दैट इज रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, उसको इंटीग्रेट करके एंड उसके अकॉर्डिंग चलना भी किसका काम है, हमारे इंटरेस्ट, इसके जो हमारा एनपीएस ट्रस्ट है इसी का ही काम है। असेस करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है, मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है हमारे जो ऑपरेशनल एंड जो हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स रहते हैं उनकी एक्टिविटीज को, दैट आर रिलेटेड टू योर पेंशन फंड्स, योर ट्रस्टी बैंक, योर कस्टोडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है कि इट मॉनिटर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब कोई भी इसके रिगार्डिंग जो भी हमारी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है या फिर हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो है वो ध्यान देता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रहती हैं, इट टेक्स केयर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। हमारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो अच्छे से हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो। फिर उसके बाद इट टेक्स केयर ऑफ द रीड्रेसल मैकेनिज्म एज वेल, जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, ऑफ द सब्सक्राइबर्स, उनका भी ध्यान रखना किसका काम है, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट का काम है। अब अगर मैं बात करूं हमारे इंटरमीडियरीज की दैट आर रजिस्टर्ड अंडर योर एनपीएस, देन दीज आर योर एनपीएस ट्रस्ट, योर पेंशन फंड्स, ठीक है, योर कस्टोडियन, योर ट्रस्टी बैंक, योर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज एंड योर पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस एंड रिटायरमेंट एडवाइजरीज। अब हमने बात करी थी कि चेयरपर्सन जो है हमारा पीएफआरडीए जो है चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है, बट चेयरपर्सन है कौन, सो आर श्रीमती योर सुपर्णा टंडन इज द वन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ योर एनपीएस ट्रस्ट, इसको भी याद करना, ठीक है। अब हमने ये चीज देखी थी कि 2000 जो हमारे 4 में क्या था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद चीजें जो है वो चेंज हो गई थी, ठीक है। अब क्या है हमारे जो है हर एक जो चाहे वो कॉर्पोरेट बॉडीज हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो, सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये जो सिस्टम है दैट इज ओपन। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, सो 18 से लेके 70 के बीच में जो एज ग्रुप है वो रहेगा, ऑफ जो हमारे रेजिडेंट्स एंड वी हैव नॉन रेजिडेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स भी क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, वन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज कि अगर आप एनपीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी हैव लॉन्च अ बैच। इंपॉर्टेंट क्यों है खुद को एनरोल करना है, क्योंकि एकदम आपको कंपाइल्ड सेक्शन जो है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि कंपाइल्ड कंटेंट जो है वो आपको एक प्लेस में मिल जाएगा जहाँ पे आपको कोई भी हार्डवर्क डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छे टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट एकदम बेहतर मिलेंगे, आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसका एनालिसिस एकदम परफेक्टली होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। अब हमने बात करी थी अकाउंट्स के बारे में। सो वी रेड दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली वन इज टियर 1 एंड अदर वन इज टियर 2। एंड टियर 1 में जो एनरोलमेंट है वो
एकदम वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी तुम्हें प्रोवाइड करता है। एंड अगर इफ आई टॉक अबाउट टियर 2 देन देयर इज कंपैरेटिवली लेस एनरोलमेंट देयर। और टियर 1 के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज रिलेटेड टू योर रिटायरमेंट सिस्टम, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एमिंग, हु आर contributing funds here till the time they get retired, so most of the people are they register themselves in tier 1 account, ठीक है। और अगर आपके पास tier 1 account है then only you will be able to register yourself in tier 2 account। अब यहाँ पे इसका जो I would say कि इसके अंदर जो conditions है वो क्या है कि आपका एज जो है वो 18 से लेके 70 साल के बीच बीच में होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, सो दिस इज अ परमानेंट रिटायरमेंट सिस्टम, जहां पे क्या करा जाता है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन करी जाती है, चाहे वो मंथली बेसिस पे चाहे वो ईयरली बेसिस पे, एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन करी जाती है उतने टाइम तक जितने टाइम तक आप रिटायर नहीं हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा आपको, 500 का करना पड़ेगा। और अगर आपने पर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपया जो है वो मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा, ठीक है। टियर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए टियर 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, वॉलंटरी एंड ऑप्शनल विड्रॉल्स अकाउंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको दोनों में ही इनरोल करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है देन ओनली यू इनरोल योरसेल्फ इन टियर 2 अकाउंट, ठीक है। अब ये कहते हैं जो विड्रॉल्स रहते हैं दे आर परमानेंट फ्रॉम द अकाउंट एज व्हेन यू रिक्वायर। अब हमने पुराने में क्या पढ़ा था, टियर 1 में क्या पढ़ा था कि वो परमानेंट है, एक टाइम पीरियड के लिए लॉक्ड है, आपको एक परमानेंट, आपको एक कॉन्टिन्यूस कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो यही है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन, अगर जो हमारी मिनिमम कंट्रीब्यूशन वो कितनी रहेगी, हमारी 250 जो है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन रहेगी। और बाकी चीजें क्या है कि आपको एनी टाइम यू कैन स्विच टू टियर 1 ऑल्सो। सो मतलब टियर 2 से अगर आपको कभी भी आपको टियर 1 में जाना हो तो एनी टाइम यू कैन शिफ्ट देयर एज वेल, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि यू शुड बी बिटवीन योर 18 से 70 की एज ग्रुप में आप एलिजिबल हो। अगर आप उसके बीच में हो तो तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। केवाईसी का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी केवाईसी है वो एकदम एक्यूरेटली हो, जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट हो। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं या फिर वी हैव पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे आर नॉट एलिजिबल एज अ सब्सक्राइबर टू एनरोल देमसेल्व्स एज सब्सक्राइबर्स ऑफ योर एनपीएस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो पेंशन अकाउंट है एंड कैन नॉट ओपन ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन, अगर मैं हूँ तो मेरा ही अकाउंट होगा, किसी भी दूसरे या फिर मैं किसी की और बिहाफ पे अपना अकाउंट नहीं खोल सकती हूँ, ठीक है। मेरा जो है अकाउंट वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। ऑल्सो आई टोल्ड यू कि आई कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स, ठीक है। मेरा जो अकाउंट है मैं सिर्फ एक ही खोल सकती हूँ पायल के नाम से। मेरी जो मेरे पास आईडी दी जाएगी, मेरे पास जो सेफ और सीक्रेट नंबर्स जो दिए जाएंगे, दैट इज 12 डिजिट नंबर्स, वो सिर्फ मेरे ही होंगे। एंड आई कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स फ्रॉम माई आईडी ओनली और फ्रॉम माई प्लेस ओनली। अब यहाँ पे बात करी गई है पेनी ड्रॉप प्रोसेस की, सो इट इंक्लूड्स अ पेनी ड्रॉप प्रोसेस एज वेल। अब ये क्या है, एक बहुत सेफर पार्ट है। सो व्हाट हैपेंस इन इट कि अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा जा रहा है तो क्या कैसे डाला जाता है, सबसे पहले एक पेनी डाली जाती है, मतलब एक ₹1 जो है आपके अकाउंट में सबसे पहले शिफ्ट करा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा गया भी है या फिर नहीं। एंड आफ्टर इट रीचेज देयर, जो एंटायर अमाउंट जितना भी आपने डिमांड करा है उसके बाद जाएगा, मतलब सबसे पहले ₹1 जाएगा। अब ये किसके अंदर हेल्प करता है हमें, सबसे पहले ₹1 जाएगा और ये टेस्ट करता है ट्रांजैक्शंस को इन योर अकाउंट, और ये वेरीफाई करता है कि जो आपका अकाउंट है दैट इज ऑन अ सेफर पार्ट और नॉट। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी सेफर ट्रांजैक्शंस। इट प्रमोट्स योर सेफर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इट प्रमोट्स सेफर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, अंडरस्टूड। अब टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमारे एनपीएस के अंदर, अब उनकी बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल या फिर जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे 10% ऑन द सैलरी अंडर योर सेक्शन 80 सीसीडी सेक्शन 1, और इसकी सीलिंग कितनी रहेगी, और 1.50 लाख। टैक्स डिडक्शन रहेगा अप टू 50,000, टैक्स सीलिंग कितनी रहेगी, 1.50 लाख। अब यहाँ पे सिमिलरली जो हमारे एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कितना रहेगा, सो इट इज एलिजिबल फॉर द टैक्स डिडक्शन ऑफ 10%, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट इट हैज इंक्रीज टू 14%, ठीक है। सो इसको करेक्ट कर लेना का ये दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट्स। अब यहाँ पे भी हमारी लिमिट क्या रहेगी, दैट इज 1.50%, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर योर सेक्शन 80 CCE। नेक्स्ट क्या है, टैक्स बेनिफिट्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड।
अब यहाँ पे भी टैक्स रिडक्शन कितना रहेगा, 20% का रहेगा ऑन योर ग्रॉस नेशनल योर ग्रॉस इनकम। सीलिंग कितनी रहेगी, 1.50 लाख ओनली। टैक्स रिडक्शन 50,000 रहेगा, टैक्स सीलिंग कितनी, हमारी जो ओवरऑल सीलिंग है वो कितनी रहेगी, 1.50 लाख। सिमिलरली अगर टैक्स बेनिफिट्स लेने हैं हमारे पार्शियल विड्रॉल के ऊपर, मतलब टाइम से पहले अगर आप पार्शियल विड्रॉल्स कर रहे हो फ्रॉम योर एनपीएस अकाउंट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज एलिजिबल फॉर द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द अमाउंट विड्रॉ अप टू 25% ऑफ द सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इज रजिस्टर्ड हियर। ठीक है, उसके बाद ऑन द परचेज ऑफ एन्युटी, एन्युटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज एलिजिबल फॉर द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द परचेज ऑफ एन्युटी अपॉन अटेनिंग द एज ग्रुप ऑफ 60 ओनली, और हमारे पास सुपर एनुएशन रहेगा दैट इज अंडर सेक्शन 18 CCD सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे टैक्स किनको, टैक्स बेनिफिट्स क्या रहेंगे अगर हम लमसम अमाउंट विड्रॉल करते हैं, सो टैक्स एलिजिबल फॉर द टैक्स एग्जम्पशन ऑफ लमसम विड्रॉल ऑफ 60% of accumulated pension wealth upon attaining the age group of 60। ठीक है, so these are the टैक्स बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड अंडर इट। अब यहाँ पे क्या है, 4 एसेट क्लासेस है, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो अकॉर्डिंगली करते हो। सो वी हैव 4 क्लासेस है दैट इज ECGA। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, ये रिस्क के अकॉर्डिंग है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ E दैट इज रिलेटेड टू योर इक्विटी, तो यहाँ पे रिस्क क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क क्या रहता है, हाई रहता है। अगर मैं बात करूँ C की, सो इट इंक्लूड्स योर कॉर्पोरेट डेट, इसके अंदर रिस्क क्या रहता है, हमारा मॉडरेट रिस्क रहता है। रिस्क कितना रहता है, मॉडरेट रहता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की हमने बहुत बार बात करी कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेजरी बिल्स, तो रिस्क क्या कहता रहता है, बहुत लो रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए की, सो ए रेफर्स टू योर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, और इसके अंदर जो रिस्क है दैट रिमेन्स वेरी हाई। ठीक है, दैट रिमेन्स वेरी हाई। सो अकॉर्डिंगली जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क दैट दे आर रेडी टू अवेल। ठीक है, ऑफ कोर्स जितना रिस्क होगा प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, बट सम ऑफ द सब्सक्राइबर्स थिंक कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी है, और उसके बाद अगर जो हमारे पास रिटर्न्स आएंगे अगर वो एडिक्वेट भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब नाउ वी सी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर योर एनपीएस। देखो सबसे पहले तो है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, आप कभी भी टियर 2 से आप टियर 1 में भी आ सकते हो। टियर जो आपका 1 है अगर आप उससे भी उतना वो नहीं हो तो आप टियर 2 अकाउंट भी खोल सकते हो, और अगर आप टियर 2 से नहीं हो तो यू कैन स्विच टू टियर 1 एज वेल। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। सिंपल एंड टैक्स एफिशिएंट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट इन मैनर। पोर्टेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पुराना जॉब छोड़ा या आपने अपनी प्लेस जो है वो चेंज करी है, ठीक है, और अगर आप इवन आप अपने मैनेजर्स भी चेंज करना चाहते हो तो इजीली यू कैन डू दैट एज वेल। रेगुलेटेड है। ठीक है, एक रेगुलेटेड बॉडी है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंस देती है। जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपेरेंट इन मैनर, और जो भी चीजें ली जाती है, जो भी फैसले ली जाते हैं दैट इज टेकन टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट क्या है, ड्यूअल बेनिफिट है। लो कॉस्ट, जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज लो, बट इसके अंदर जो कंपाउंडिंग है दैट इज वेरी हाई। ठीक है, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज देयर। अगर आप बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एक्सेस है। ठीक है, आप ऑनलाइन कोई भी चीजें रिजॉल्व भी कर सकते हो, ऑनलाइन चीजें अपने ग्रीवेंसेस भी डाल सकते हो। सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर देयर। अच्छा, अब जो एक नया अपडेट है दैट इज ऑफ पीएम एनपीएस वत्सल्य। अब हमने क्या पढ़ा था कि एज ग्रुप क्या रहेगी, 18 से लेके 70 साल तक रहेगी, वी रेड दिस, बट नाउ दिस इज द न्यू इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप एनपीएस वत्सल्य के अंदर अगर आप खुद को एनरोल करते हो तो इट विल से व्हाट दैट इट सेज कि अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है तो आप क्या करो कि उसके पेरेंट्स उसका अकाउंट बनाए। ठीक है, पेंशन अकाउंट बनाए जिसके अंदर वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते रहे अमाउंट की, और जब वो 18 साल का हो जाएगा 18 साल तक वो जो अकाउंट है वो मैनेज करा जाएगा पेरेंट्स के द्वारा, एंड एज एंड व्हेन अ चाइल्ड गेट्स अटेन्स द एज ऑफ 18 उसके बाद जो अकाउंट है वो उसके द्वारा ही मैनेज करा जाएगा। सो गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, गवर्नमेंट इज एनरोलिंग इट्स contribution that is made by the subscribers. So government is doing what, गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स सब्सक्राइबर्स, कि हमारे जितने भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये लॉन्च कब हुई थी, हमारी सितंबर 18 2024 को लॉन्च हुई थी। 18 की एज तक जो है वो उसके पेरेंट्स जो है वो हैंडल करेंगे अकाउंट को, एंड एज एंड व्हेन अ चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 उसके बाद वो उसके अपने अकाउंट को खुद हैंडल जो है वो कर सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द एनुअल अमाउंट ऑफ ₹1000। ठीक है, उसके बाद ये जो मैनेज है वो कौन करेगा, पीएफआरडीए जो है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, अब
दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि जो हमारे पास एक सेशन जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं हम, दैट इज ऑन द नेक्स्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी बाय योर वन ऑफ द टॉपर्स, जो हमारे टॉपर रहे हैं। कब होने वाला है ये? 8 फरवरी को होने वाला है, 4 PM जो है इसका जो टाइमिंग है वो रहने वाला है। सो एक क्लैरिटी पाने के लिए, बिकॉज जो टॉपर्स है, फिर जो वो इंडिविजुअल्स है हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड एग्जामिनेशन, दे कैन गिव यू another level of insight, so you can go and enroll yourself there. Now coming on the question which is very important for all of you, NPS जो ट्रस्ट है वो कब एस्टैब्लिश वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? सो वी रेड कि PFRDA ने क्या करा है, इसको एस्टैब्लिश करा है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन द करेक्ट फीचर्स इन रेफरेंस टू योर पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। पेनी ड्रॉप में हमने क्या पढ़ा था कि एक रुपी जो है पहले जाएगा, फिर उसके बाद जो एंटायर अमाउंट है वो भेजा जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि ये जो प्रोसेस है इट इज यूज्ड टू कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ द अकाउंट, ठीक है। It involves your making a small transaction that is usually 1 rupee to verify the account. और ये क्या इंश्योर करता है? करेक्ट एंड एक्यूरेट पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो, एंड इट मोर देन 2, ओके। So the fourth option says that more than 2 are correct, so that is of course correct. अब नेक्स्ट क्या है कि एनपीए अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में बताना है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो पर्सन है who need to comply with the KYC norms and the subscriber registration, ठीक है। ये वाला तो गलत है, दे आर नॉट एलिजिबल। 18 से लेके 60 तक नहीं थी, वी हैव 70, ठीक है। सो व्हाट इज करेक्ट? दिस वन इज B1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब उसके बाद एट व्हाट एज डज एनपीएस वत्सल्य स्कीम कन्वर्ट इनटू द रेगुलर नेशनल पेंशन सिस्टम? सो 18 साल की उम्र हमने देखी थी कि 18 साल की उम्र के बाद वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बट बिफोर दैट वो किसके अंदर रहेगा? जो हमारा वत्सल्य सिस्टम है उसके अंदर रहेगा। सो दैट इज इट, दैट इज अबाउट द एंटायर एनपीए सिस्टम। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बॉडी के बारे में भी नॉलेज हो, और नो वन नोज कि उस बॉडी में से कब जो है वो कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सके। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू MCQs as well. We have tried our best to make a revision session as well. So I hope that is very helpful for you. Meet you in the next video. Take care till then. Take care. Bye bye. और रिवीजन जो है अपना करते रहिएगा।